हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए एक परिश्रम बैच को शुरू किया हुआ है। उसमें मैं जीएस में इंडियन ज्योग्राफी को चालू किया हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी में मैंने सबसे पहले राजनीतिक भूगोल को कंप्लीट किया है। राजनीतिक भूगोल के बाद में मैंने भौतिक भूगोल को शुरू किया है, जिसमें पहले 2 टॉपिक हो चुके हैं। यानी भारत की जो उत्तर भारत की पर्वतीय श्रृंखला है उसको कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपके पर्वत हैं, पहाड़ी हैं, पठार हैं, उनकी चोटियां हैं। आज उसी के एक सिलसिले में आज हमारी ये सेकंड क्लास है। इस सेकंड क्लास में आज हम हिमनद, नदियां और नदियों की घाटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। यहां से भी आपकी परीक्षा में 1% या मैक्सिमम 2% बनने की संभावना रहती है। यानी आपका हिमनद से, नदियों से या नदियों की घाटी से 1 या 1 से अधिक % बनने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज की क्लास में क्या है महत्वपूर्ण आज के टॉपिक। सबसे पहले मैं अगर बात करूं भारत के प्रमुख हिमनद, देखो यहां से 2 प्रश्न आएंगे। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? एक प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से जो कोई सा हिमनद है वो किस राज्य में है, पहला प्रश्न। या दूसरा के भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है या दूसरे नंबर पर कौन सा है। तो हमें 2 तरीके से प्रश्न पढ़ना है। पहला प्रश्न पढ़ना है कि जो इसमें दिखे गए हिमनद हैं वो कहां स्थित हैं। इसलिए मैंने आपको कोशिश करी है कि मैप के जरिए समझाने की, जिससे आसानी से माइंड में ये चीजें रह सके, ज्यादा लंबे समय तक टिक सके। तो सबसे पहले देखते हैं, ऊपर से चलेंगे। यानी अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको एक सियाचिन ग्लेशियर दिखाई दे रहा होगा। यह सियाचिन ग्लेशियर, इसकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। क्या है? यह भारत का सबसे लंबा है। ये इसकी जो लंबाई है वो 72 किलोमीटर के आसपास है। और इस पर वर्तमान में कुछ पार्ट जो है वो आप देख सकते हो कि जो ओक्साई वाला पार्ट है, यानी जो कुछ चीन के हिस्से में है, उसका कुछ हिस्सा ये किसके हिस्से में आता है? चीन के हिस्से में भी आता है। तो ये कुछ काफी विवादित भी स्थल है। तो यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं। पहला क्या है? ये हिमनद यानी ग्लेशियर सबसे लंबा है। दूसरा, ये कहां पड़ता है भैया सियाचिन ग्लेशियर? ये भैया आपका लद्दाख में पड़ता है। दूसरी में बात करूं सेकंड, ये आपको ऊपर बाल टोरो दिखाई देगा, बाल टोरो ग्लेशियर। ये भी कहां पड़ता है भैया? आपका लद्दाख में पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि पहले जो जम्मू कश्मीर वाला राज्य था उसको क्या कर दिया गया है, वर्तमान में 2 भागों में बांट दिया गया है। यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार ने बना दिए हैं। तो इसलिए परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना भी यहीं से रहती है। आगे चलते हैं। आगे है आपका बियाफो ग्लेशियर। ये आपको बियाफो ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। ये भी आपका कहां पड़ता है भैया? लद्दाख में पड़ता है। दूसरा है हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर, ये इसका भी विस्तार आप देखोगे तो कहां है? लद्दाख में है। आगे मैं बात करूं, अब ये द्रांग द्रुंग हिमानी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी भी जो स्थिति है वो कहां है? लद्दाख में है। अब नीचे चलते हैं। आपको यहां से एक चीज पता लगी कि नॉर्थ के जितने भी प्रमुख ग्लेशियर हैं उनकी जो अवस्थिति है वो कहां पर है? लद्दाख में है। आगे चलते हैं। आगे मैं बात करूं, अब जो आपको ज्यादा दिखाई देंगे ग्लेशियर, और मैं देखो आपको एक चीज बता दूं कि अगर मैं ग्लेशियर वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं या हिमनद वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब दोनों का एक है। ग्लेशियर हिंदी में बोलते हैं और हिमनद उसको हिंदी में बोलते हैं। और हिमनद का भी अर्थ मैं बता दूं कि आप इस वर्ड का मतलब ही ना समझ पाओ। हिम का मतलब होता है भैया बर्फ से, और नद का मतलब होता है पानी। यानी जो पानी से बना हुआ कोई भी ढेर है उसको क्या बोलेंगे? हिमनद बोलेंगे। आगे देखते हैं। देखो यहां हमने लद्दाख वाले कर लिए हैं कंप्लीट। आप देख रहे होंगे जो यहां से यहां तक की स्थिति है वो सारे किस में आते हैं? लद्दाख में। अब जो सारे महत्वपूर्ण आपको दिखाई देंगे वो कहां दिखाई देंगे? आपको उत्तराखंड में। जैसे सबसे पहले यहां आपको गंगोत्री दिखाई दे रहा है। ये गंगोत्री कहां है भैया? आपका उत्तराखंड में है। और गंगोत्री से ही
आपकी कौन क्या निकलती है भैया, गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है। और ये किस नाम से निकलती है भैया, भागीरथी के नाम से निकलती है, जो आगे चलकर क्या बन जाती है, गंगा नदी बन जाती है। आगे मैं बात करूं, यहां आपको सेकंड पे इसके नीचे यमुनोत्री दिखाई देगा, जो गंगा नदी की क्या है, प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है। तो यहां से आपके दो प्रश्न क्लियर हुए। पहला कि गंगोत्री हिमनद कहां है, उत्तराखंड में, जहां से क्या होता है, आपकी ये नदी निकलती है और ये आपके अरब सागर में आ जाती है। दूसरा ये आपकी क्या है, यानी दूसरी यमुनोत्री से यमुना नदी है, जो कहां मिलती है, यहां प्रयागराज में मिलती है। और ये कहां, उत्तर प्रदेश से बहते हुए कहां पहुंच जाती है, आपकी सीधी झारखंड में, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में होते हुए उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर अरब सागर में गिर जाती, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद यहां आपको दिखाई देगा ये संतोपत ग्लेशियर, इसकी भी जो स्थिति है वो कहां पर है भैया, वो भी आपकी उत्तराखंड में है। उसके बाद आपको यहां दिखाई देगा मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर की भी स्थिति कहां है भैया, आपकी उत्तराखंड में है मिलाम ग्लेशियर। उसके बाद आपका पिंडारी ग्लेशियर है, कफनी ग्लेशियर है, इनकी स्थिति भी आपको कहां है, उत्तराखंड में है। यानी आपको दो जगह याद रखनी है, पहला नॉर्थ और दूसरा उत्तराखंड, यानी यहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा कि कहां है, यानी ये वाली स्थिति लद्दाख में है या कहां है, आपकी उत्तराखंड में है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण और बचता है आपका जैमू ग्लेशियर, जहां से तीस्ता नदी का उद्गम होता है, और ये कहां पाया जाता है, ये आपका भैया सिक्किम में पाया जाता है। तो आपके यहां से हिमनद एक चीज समझिए कि पहले ज्यादा लद्दाख में है, जैसे सियाचिन है, द्रांग द्रुंग है, हिस्पर है, बोयाफो है, बाल्टोरो है, ये आपके लद्दाख में है। गंगोत्री है, यमुनोत्री है, संतोपत है, मिलाम है, पिंडारी है, यानी पिंडारी जिससे पिंडार नदी निकलती है भैया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या महत्वपूर्ण है। अब यहां से हम एक चीज देख लेते हैं, क्या कि आपको यहां से एक चीज ये देखनी है कि इनमें सबसे लंबा जो हिमनद है वो कौन सा है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करके किसी चीज को पढ़ते हैं तो वहां से प्रश्न अच्छे से याद रह जाता है। जैसे देखते हैं, आगे मैं बात करूं, देखो यहां भारत के प्रमुख हिमनद हैं जिनकी लंबाई मैंने यहां पर दी हुई है। तो यहां से एक चीज क्या क्लियर हो जाएगी, जैसे हिमानी के नाम दिए गए हैं यहां पर, यहां उसकी स्थिति दी गई है कहां है, और ये उसकी क्या दी गई है, लंबाई। और सबसे जो क्रम संख्या में पहले आता है उसका नाम क्या है भैया, सियाचिन। कहां पड़ता है ये, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। और ये काराकोरम श्रेणी कहां पड़ती है भैया, लद्दाख में पड़ती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 76 किलोमीटर है। लेकिन ये 76 किलोमीटर ये वर्तमान की स्थिति, देखो एक चीज आप समझिएगा, ये ग्लेशियर की लंबाई घटती बढ़ती रहती है। यानी अगर जैसे मैंने पहले 72 बोला और यहां पर आपको कितना दिखाई दे रहा, 76। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 72 है या 76 है। यानी जब भी गर्मी की स्थिति आती है, जब भी गर्म दिन होते हैं, तो वो ग्लेशियर हमारा क्या है, पिघल जाता है। जैसे सर्दी वाले दिन आते हैं तब वो ग्लेशियर क्या है, बढ़ता बढ़ता वो किलोमीटर में उसकी लंबाई ज्यादा हो जाती है। अब आप कंफ्यूज होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप ये कहने लोगे जी आपने 72 बताया था जबकि यहां पर क्या 76 है, क्योंकि इसकी लंबाई घटती बढ़ती रहती है। तो इसमें औसत आप क्या कह सकते हो जी, 72 किलोमीटर है। और ये आपसे लंबाई नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि सबसे लंबा कौन सा है, बस एक चीज पूछेगा। दूसरा क्या कौन सा पूछेगा कि इसकी अवस्थिति कहां है। सेकंड में बात करूं, बियाफो भैया भी कहां पड़ता है, अभी हमने जिक्र किया था, काराकोरम श्रेणी में है। और किस जगह है भैया, आपका लद्दाख में है। इसकी जो दूरी है यार किलोमीटर में कितनी है, 60 है। तीसरा है हिस्पर भी आपकी काराकोरम में है, और ये कहां है, आपका लद्दाख में। इसकी लंबाई क्या है, 61 किलोमीटर। आगे है बाल्टोरो, जिसका अभी जिक्र किया था, ये भी कहां है, आपका काराकोरम में। ये भी आपका कहां है, लद्दाख में। यानी जितनी भी ये काराकोरम की श्रेणी है ये सारे कहां है भैया, आपके लद्दाख में है, ये सब लद्दाख में। ठीक है, अब आगे, अब नीचे से जो आपको याद रखना है, एक आपको गंगोत्री याद रखना है, एक आपको जैमू यानी सिक्किम में याद रखना है, और एक ससायनी भी याद रखना है जो काराकोरम का है।
और ये आपको चोंगोलुंगमा इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, बोल्टोरो, गंगोत्री, जैमू और ससाइनी, ये यहां से बस आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा परीक्षा में वो डीपली के लिए नहीं जाएगा। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहां से हमारे, अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे हिमनद कंप्लीट होते हैं तो हिमनद के बाद क्या आती है, हमारी नदियां आती हैं। अब नदी में सबसे पहले मैं बात करूं तो पहले किसको पढ़ते हैं, यानी जो भारत से बाहर की नदियां हैं, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, उनको पढ़ेंगे। गुरुवर थोड़ा सा शांति। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो हिमनद है, इन हिमनद के बाद जो हमारी आती है वो कौन सा पोर्शन आता है, नदी का आता है, क्योंकि यहीं से क्या बनेंगे, हमारे प्रश्न बनते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्या होने वाला है, नदियों को देखते हैं। और नदी में सबसे पहले हम किन नदियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी वो नदी जिनका जो उद्गम हुआ है वो भारत से बाहर हुआ है। जैसे सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, सिंधु नदी को पढ़ेंगे, उसके बाद किसको पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे, उसके बाद भारत की स्थिति आएगी। अब यहां से पहले दो चीज याद रखना। सबसे पहले हमारी जो नदियां होती हैं वो दो प्रकार की नदियां होती हैं, एक हिमालय नदियां होती हैं, एक प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी ये जो नदी होती हैं इनमें वर्ष भर पानी रहता है, यानी इनमें से जो हमारे हिमनद रहते हैं उनमें निरंतर क्या रहता है, पानी की सप्लाई होती रहती है, पानी की आपूर्ति होती रहती है। जबकि जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें क्या रहता है, पानी वर्षा अधीन होती है, यानी जब वर्षा होती है तभी उनमें क्या होता है, पानी होता है, उसके तत्पश्चात ये सूख जाती हैं, लेकिन मानसून वाले मौसम में पुनः ये भर जाती हैं। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। हिमालय नदियों का उद्गम कहां से होता है भैया, हिमालय से होता है। जबकि ये जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनका जो उद्गम होता है या तो पहाड़ी से या कहां से होता है, पठार से, या किसी से क्या होता है, किसी अन्य पर्वत से होता है। लेकिन ये मानसूनी होती हैं, यानी मानसून पर निर्भर करती हैं, और ये क्या रहती हैं, वर्ष भर चलने वाली नदियां होती हैं। आगे मैं बात करूं, अब यहां से सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, सिंधु नदी को पढ़ेंगे। सिंधु नदी में दो तीन चीज यहां देखेंगे हम, क्या क्या चीज देखने वाले हैं। सबसे पहले सिंधु नदी का जो उद्गम आपको दिखाई दे रहा है यहां, ये कहां से होता है भैया, कैलाश पर्वत, किससे भैया, कैलाश पर्वत से होता है। अब कैलाश पर्वत में क्या कैलाश पर्वत से ही होगा भाई, उसके पास से होगा, और उसके पास एक जगह है मानसरोवर झील। और यहां से एक आपकी खास बात है कि यहीं से आपकी ये सतलज नदी है उसका उद्गम होता है, और यहीं से आपको ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका भी नदी का उद्गम कहां से होता है, यहीं से, जिसका किस नाम से होता है भैया, सांगपो के नाम से होता है। और यहां पर आपको ये सतलज नदी दिखाई दे रही होगी, सतलज। तो कहने का मतलब है इस मानसरोवर झील से कितनी नदियों का उद्गम होता है, यानी पहला, सबसे पहले ये आपकी सिंधु नदी का उद्गम हो गया यहां से, दूसरा जो हुआ आपका सतलज नदी का उद्गम हुआ, और तीसरा आपका कहां का हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी का। अब आगे जो प्रश्न आता है कि ये सबसे पहले जो यहां प्रवेश करती है ये कहां करती है भैया, लद्दाख के दमचुक नाम पर ये क्या करती है, प्रवेश। दमचौक भी बोल देते हैं, कहीं कहीं दमचुक भी बोल देते हैं। तो वहां पर क्या करती है, प्रवेश करती है। और यहां ये जो स्थिति है ये कौन सी श्रेणी है भैया, काराकोरम श्रेणी के बराबर से होकर चलती है, यानी जो काराकोरम, ये आपका काराकोरम
कोरम श्रेणी के समांतर होकर बहती है। अब उसके बाद यहां से क्या प्रश्न है, जब ये एंट्री करेगी तो इसकी जो पूरी जो लंबाई है यहां ये कितनी किलोमीटर है, ये भी परीक्षा में आता है। तो कितनी है भैया, 2880 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, सबसे प्रमुख जो इसकी सहायक नदी है वो कौन सी है आपकी, सबसे पहले चेनाब नदी है। यानी जो प्रमुख सहायक नदी है, जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है कौन सी है भैया, चेनाब नदी है, चेनाब नदी। अब इस चेनाब नदी से क्या प्रश्न आता है कि जो चेनाब नदी का उद्गम होता है वो कहां से होता है, तो भैया चंद्रभागा, चंद्रभागा प्लस नाम की दो वितरकाएं हैं वहां से होता है। और ये किस जगह पड़ती हैं भैया, ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। कहां पड़ती हैं भैया, हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। उसके बाद जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है आपकी भैया, ये आपकी झेलम नदी है। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, कहां, दाएं हाथ से। ये इसका कहां से होता है भैया, बैरीनाग से होता है। बैरीनाग एक झील, एक बैरीनाग एक झील है। और बैरीनाग के बाद यहां एक आपकी पड़ती है वूलर झील। वूलर झील जो कैसी झील है भैया, जो सबसे मीठे पानी की झील है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां से रावी नदी, यहां आपको दिखाई दे रही होगी ये रावी नदी। तो रावी नदी का जो उद्गम होता है भैया कहां से होता है, रोहतांग दर्रे से होता है, रोहतांग दर्रे से होता है। उसके बाद यहां आपको एक छोटी सी नदी दिखाई दे रही होगी, ये कौन सी नदी है भैया, व्यास नदी है। और व्यास नदी का एक प्रमुख प्रश्न आता है कि व्यास नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में होता है और उसका जो निकास होता है सतलज नदी में, वो भी कहां होता है, भारत में। निकलती कहां से भैया व्यास नदी, व्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है भैया, व्यास कुंड से निकलती है। कहां मिल जाती है सतलज नदी में, हरि के बैराज, हरि के बैराज नामक स्थान पर मिल जाती है, जहां से क्या निकाली गई है, यानी सबसे महत्वपूर्ण एक यहां से नहर निकाली गई है, जिसको कौन सी नहर बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं, जिसे राजस्थान की मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से आपके कितने प्रश्न बने, यानी सतलज नदी का उद्गम, अभी ये यहां पर आपकी सतलज नदी बसती है ये, तो सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो कहां होता है भैया, आपकी मानसरोवर झील में होता है। उसके बाद जैसे ही ये यहां प्रवेश करती है भारत में, तो किसके पास से प्रवेश करती है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो कौन सा दर्रा है, यानी जिससे ये गुजरती है। तो मुझे कमेंट करके बताओ जो यहां प्रवेश करती है वो कौन सा आपका दर्रा है। अब मैं यहां से बात करूं, ये तो आपका मैप हो गया कि कहां से कौन कौन सी नदी हैं, कैसी हैं। एक बार इसको सारी चीजें इसकी एक चार्ट के रूप में और देख लेते हैं कि चार्ट के रूप में यहां से हमें क्या चीज पढ़ने की जरूरत है, देख लेते हैं भी एक बार। देखो जैसे सिंधु नदी तंत्र है, इस सिंधु नदी तंत्र में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इस नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, मानसरोवर झील में होता है। इसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर में है। ये कहां गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। अब इसकी जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, प्रमुख श्योक है, इसकी गिलबत है, उसके बाद सतलज है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और झेलम है। ये इसकी प्रमुख क्या है, सहायक नदियां हैं। उसके बाद यहां आप लिख सकते हो नुब्रा नदी भी लिख सकते हो, गिलगिट भी लिख सकते हो, गिलगिट भी इसकी प्रमुख क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं सतलज नदी भी कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। कितनी लंबाई है, 1500 किलोमीटर की है। किस में मिलती है, चेनाब नदी में मिलती है। इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, व्यास है, जिसकी अभी हमने बात करी थी। कहां से इसका उद्गम होता है, व्यास कुंड से होता है। और कहां मिल जाती है भैया, चेनाब नदी में, यानी हरि के बैराज नामक स्थान पर मिल जाती है। हरि के बैराज नाम, जहां से क्या निकाली गई है, आपकी इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है। उसके बाद बात करूं रावी नदी, भैया रावी नदी का कहां से होता है, रोहतांग दर्रा। और ये कांगड़ा, और कांगड़ा क्या है, ये हिमाचल प्रदेश का जिला है, जिसकी लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर है।
किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। उसके बाद व्यास नदी भी कहां? रोहतांग दर्रा, और कितनी लंबाई है? 625 किलोमीटर। कहां मिल जाती है? सतलज नदी में। देखो इनकी किसी भी मेरे हिसाब से कोई भी लंबाई याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल किसकी लंबाई याद रखनी है आपको? सिंधु नदी की याद रखनी है। उसके बाद है झेलम यानी शेषनाग झील या बैरीनाग झील। शेषनाग झील या बैरीनाग झील एक ही बात है, और ये किस श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में है। कितनी लंबाई है इसकी? 1180 किलोमीटर है, और किस में मिलती है? चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो यहां से ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सिंधु नदी में। एक दूसरी बात पूछा जाता है कि जब ये भारत में प्रवेश करती हैं तो ये कितना जल का अधिकार किसके पास है? ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि जब ये भारत से गुजरेंगी तो भारत का अधिकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपकी जो सिंधु है, ये आपकी जो चेनाब है, चेनाब है, सिंधु, चेनाब, और तीसरी आपकी झेलम। इन तीन नदियों का केवल भारत कितना प्रतिशत जल यूज कर सकता है? केवल 20% यूज कर सकता है। बाकी जो 80% जल का जो यूज का अधिकार है वो किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। और इसका जो समझौता हुआ था वो 1960 में हुआ था। किसकी मध्यस्थता में हुआ था? विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। जबकि बाकी जो नदी हैं, चाहे आपकी सतलज हो, रावी हो, व्यास हो, इन तीनों नदियों का जो जल का प्रयोग है, अधिकार है, वो किसके पास है? भारत के पास है। यानी भारत इनके जल का क्या कर सकता है? 90% जल तक का यूज कर सकता है। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये संपूर्णतः भारत में ही आती हैं और भारत में इनका ज्यादातर अधिकार दिखाने की बात कही गई है। आगे चलते हैं। आगे हम जो चलेंगे, नेक्स्ट जो बात चलेंगे, अब चलेंगे किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी से भी भाई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं? देखते हैं भी ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है। देखो ये आपकी क्या आती है? इधर ये यहां देखो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको देख लेते हैं एक बार क्या है ब्रह्मपुत्र नदी में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो इसका यहां से उद्गम होता है वो कहां से होता है भैया? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास ही क्या है? एक यानी राकसताल है। राकसताल, ये दोनों जुड़ी हुई हैं। राकसताल झील है ना। ये पर्वत कौन सा है जी? कैलाश पर्वत है। यहाँ कौन सा पर्वत है जी? कैलाश पर्वत है। इस नदी का जो उद्गम होता है वो किस नाम से होता है भैया? सांगपो के नाम से होता है। सांगपो का मतलब क्या होता है भैया? शुद्ध करने वाली, शुद्ध करने वाली। यानी जो नदी है ना ये कैसी है? अच्छा, अब ये अगर ग्लेशियर पूछ ले तो ग्लेशियर कौन सा? देखो यहाँ दो है, एक ये आपको भीतर का दिखाई दे रही होगी और एक ये, तो ये आपका एक ग्लेशियर है। इसको बोलते हैं चैमयांगडुंग ग्लेशियर। चैमयांगडुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर। तो बात समझ आ रही है? दो वितरकाएं हैं, एक मानसरोवर झील या राकसताल झील और दूसरा क्या है? चैमयांगडुंग ग्लेशियर। इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है भैया? 2900 किलोमीटर है। अब जैसे ही ये क्या करती है, यहां आपको दिखाई दे रहा है, यहां जैसे ही अब ये भारत में यहां प्रवेश करेगी, आप देख रहे हो ना, जैसे यहां ये प्रवेश करेगी तो किस नाम से प्रवेश करेगी भैया? दिहांग नामक स्थान पर दिहांग नदी के नाम से क्या करेगी? प्रवेश करेगी। यहां से आपकी परीक्षा में कई प्रश्न बनते हैं। कैसे कि पहले ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर इसका नाम क्या पड़ जाता है? यानी दिहांग नदी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा दिहांग यानी यू टर्न की तरह घूमती है ऐसे। और ये क्यों घूमती है? क्योंकि यहां पर नामचा बरवा नामक एक पर्वत होता है जिससे ये आगे नहीं जा सकती, इसीलिए ये बहुत ज्यादा एक दिहांग का यानी एक खड्ड का निर्माण करती है और नामचा बरवा पर्वत से पहले ही घूम जाती है। किस नाम से?
दिहांग नदी से। और जब ये जैसे ही यहां से गुजरेगी अरुणाचल प्रदेश से यहां असम में आएगी, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ नदियां मिलती हैं, जैसे सबसे पहले यहां कौन सी नदी मिलती है? लोहित मिलती है। लोहित के बाद यहां कौन सी मिलती है? मानस मिलती है। मानस के बाद यहां आपको सुबनसिरी दिखाई देगी। अब सुबनसिरी के बाद जैसे ही यह कहां आएगी? ब्रह्मपुत्र के बाद ये जैसे यहां प्रवेश करेगी बांग्लादेश में, तब इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? बांग्लादेश में पद्मा। क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका नाम भैया होगा जमुना। जमुना, क्योंकि गंगा को बोलते हैं भैया पद्मा। तो यानी जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है जब बांग्लादेश में आएगी तब इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? जमुना। अब आगे इसमें यहां से एक और महत्वपूर्ण नदी मिलती है, ये आपको दिखाई दे रहा कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। इस तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है ये सिक्किम से होकर होता है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। जो अभी हमने बात करा था, एक हिमनद की बात करी थी, कौन सा था? जम्मू के नाम से जो हिमनद था उसकी जो उद्गम होता है वहीं से क्या होता है? तीस्ता नदी का उद्गम होता है। उसके बाद ये कहाँ मिल जाती है? पद्मा में मिल जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी कौन सी है? यहाँ गंगा आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली। यहाँ ये आपको ये गंगा नदी दिखाई दे रही है ना, ये गंगा। और यहाँ आकर क्या मिल जाती है? ये ब्रह्मपुत्र आकर यहाँ मिल जाती है। और इसमें गंगा को क्या नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। जबकि इसको किसके नाम से जाना जाता है? जमुना। इसमें एक फिर छोटी सी नदी मिल जाती है मेघना यहाँ से, और एक नदी यहाँ से ये क्या मिलती है? बराक नदी। और बराक नदी का जो उद्गम होता है भैया कहाँ होता है? मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। मणिपुर की पहाड़ियों में फिर ये कहाँ बहती है? मिजोरम में बहती है। और उसके बाद ये बांग्लादेश में बहते हुए कहां मिल जाती है भैया? भैया किस में मिल जाती है? सीधा सीधा पद्मा में मिल जाती है। और यहां पर एक छोटी सी कौन सी नदी मिलती है? हुगली नदी भी मिलती है। तो यहां से आपको ब्रह्मपुत्र नदी से भी कई सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज मैं समझता हूं कि आज हमारे कितने टॉपिक क्लियर हुए हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है वो हिमनद का हुआ है, यानी कौन कौन से हिमनद कहाँ है। दूसरा, हमने नदियों को पढ़ा है। नदियों में किन को पढ़ा है भैया? एक पढ़ा है हमने सिंधु नदी को पढ़ा है, सिंधु नदी को। दूसरा हमने किसको पढ़ा है? ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ा है। और तीसरा हमारी जो प्रमुख नदी थी जो भारत से बाहर थी वो किसको पढ़ा है? सतलज। यानी ये प्रमुख नदी है जो भारत से बाहर जिनका उद्गम होता है। ये हमारी तीनों कंप्लीट होती हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो किससे रिलेटेड होगी? यानी जो भारत के अंदर की नदियां हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, हिमालय नदियां हैं, उनकी बात करेंगे। फिर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे। तो लास्ट में अगर आप अंत तक बने हुए हैं क्लास में तो उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या हमें कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि उस चीज़ में सुधार करें, यानी जो पढ़ाने का शैली है, जो पढ़ाने का तरीका है उसमें कुछ बदलाव करें। और अंत में जाते जाते क्या कर दीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।